हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला। और टीआरई पीवाईक्यू एनालिसिस के अगले कड़ी में हम लोग आज बीपीएससी टीआरई पीवाईक्यू एनालिसिस चल रहा है। उसमें मैथ्स में टीआरई 1 और 2 और 3 तीनों, मतलब अभी तक जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति के लिए 3 टीआरई मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया है। इस तीनों में क्लास 9th 10th में एप्टीट्यूड सेक्शन यानी कि जीएस के मैथ सेक्शन में जो 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें 5 सेक्शन रहता है और ईच सेक्शन में 8-8 क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है। उसमें से हम लोग मैथ सेक्शन को देख रहे हैं 9th 10th का, और ये यूजफुल फॉर ऑल द टीआरई एस्पिरेंट्स, जो भी हो 9th 10th का हो, चाहे 6 to 8 हो, 11th 12th हो या 1 to 5 हो, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। और हाँ, इसमें जो मेरा एनालिसिस है वो 1 से 8 क्वेश्चन टीआरई 1 का है, 9 to 16 टीआरई 2, और 16 के बाद 17 to 24 जाइए टीआरई 3 का प्रश्न है। सो बढ़ते हैं हम लोग आगे। पहला प्रश्न है 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में इनकी आयु क्या है? तो पूछा जा रहा है वर्तमान आयु। जब भी वर्तमान जो आयु पूछा जाए उसी को लेट कीजिए ताकि एक ही बार में हमारा आंसर आए। अगर मुझे पूछता आज से 10 वर्ष बाद की आयु, मैं 10 वर्ष बाद की आयु को एक्स या वाई मानता बताऊंगा। आगे अगर वैसा प्रश्न आएगा तो बताऊंगा कैसे होता है। अन्यथा मैं जब एज रिलेटेड प्रॉब्लम करवाने लगूंगा अपने सेशन में, वहां पर मैं एजम्पशन के साथ बताऊंगा जो क्या फायदा है उसका। हाँ, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, तो रमेश का मान लिया एक्स, तो 10 वर्ष पूर्व कितना हो जाए एक्स माइनस 10, और आपने मान लिया राजीव का वाई, तो 10 वर्ष पूर्व कितना होगा वाई माइनस 10, 1/3 दिया हुआ रेशियो। अगला सेक्शन में कह रहा है जो यही अगर आज से 5 वर्ष बाद गणना की जाए, 5 वर्ष बाद बोले तो आज से 5 वर्ष बाद, वर्तमान मैंने लेट कर रखा है, ये क्या हो जाएगा y+5। समझ रहे हैं दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब मुझे निकालना है। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो मेरा मकसद क्या रहता है हम लोग का, जो इसको किसी एक वेरिएबल में रिड्यूस करना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बनाइए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं तो अगर आपके पास और भी कोई उपाय है तो उसको यूज कीजिए और बनाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, मैं कैसे बनाता हूँ, इसमें अब कुछ बचा नहीं है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और सॉल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगा 3x - 30, ये क्या हो जाएगा, ये 5 है, 3x + 15 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 3x में से कैंसिल हो जाएगा। ये कितना था 30, यहाँ 15, ये है 30, ये क्या है यहाँ पर 15 आएगा, है ना। इस 15 में से 30 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 30 और फिर 15 45 हो जाएगा। इधर इस तरफ x कैंसिल हो जाएगा, उधर जाइएगा तो फिर y हो जाएगा। हाँ, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में y - 10, इधर क्या आ जाएगा 2y और +10, दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो y तो कैंसिल हो जाएगा। -10 है क्या, मैं नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ भी नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट होगा, 2y में से y गया तो y बचेगा बिल्कुल। और यहाँ पर क्या है 10 + 10 में से -10 गया तो कितना आ जाएगा +20। तो y का यहाँ से वैल्यू देखिए 20, अगर माइनस कीजिए तो कितना आएगा 25 आ गया। और x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के आप बना लीजिए। क्लियर? तो अगर y का वैल्यू किसी एक में कहीं भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू यहाँ रखिए, मान लीजिए y का वैल्यू यहाँ रखा इसमें, तो 10 चला गया, 15 बचा, 3 से करिएगा 3 5 जा, ये 5 इधर आ गया, 10 इस तरफ आया 15। सो x का वैल्यू कितना आ रहा है 15। दोनों का रेशियो x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो रहा 3 और 5। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगले प्रश्न पे मूव करें। हाँ, इसको आप क्या बोल रहे हैं ना, नंबर से देखिए, इसको नंबर देखने आना चाहिए ना। हम देखिए क्या दिया है, ये 10 वर्ष पूर्व दे रखा है, रेशियो दोनों का 1:3। यहाँ पर चूंकि एक बात है ना, जो नन ऑफ दीज या एक से अधिक रहता है तो थोड़ी सी समस्या, फिर भी मैं बता रहा हूँ, एक चीज देखने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए जहाँ पर नन ऑफ दीज या ये नहीं है,
एक ऑप्शन से ही मैं वेरीफाई करके कैसे देख सकता हूँ, एक बार देख लीजिए। नंबर्स को कैसे मैं देखता हूँ, इसे देखिए, ये है ना 10 वर्ष पूर्व है, रमेश और राजीव की आयु का अनुपात 1:3 है। अब कह रहा कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात हो गया 2:3। ध्यान दे रहे हैं, 5 वर्ष पश्चात, आज से 5 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पूर्व दिया है, आज से 5 वर्ष पश्चात पूछ रहा है उसकी आयु, तो कह रहा है वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी। ध्यान दीजिए, वर्तमान का पूछ रहा है। इस रेशियो और इसी रेशियो को मैंने पहले ही ये कर दिया था, काट दिया था, क्यों बताइए। जब 10 वर्ष पहले की आयु पता है, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, 10 वर्ष बाद वर्तमान आयु में आएंगे, तो न्यूमरेटर में भी कुछ ऐड करूंगा और डिनोमिनेटर में भी ऐड करूंगा। अब ऐड करने के बाद अगर एक तरफ बढ़ रहा है रेशियो में, तो दूसरी तरफ भी इंक्रीमेंट होगा, है ना। रेशियो, उसके दोनों का रेशियो जो बना हुआ है, वो एक तरफ की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी तरफ की, दोनों तो मतलब दोनों का एज न बढ़ रहा है। चलिए इसका एनालिसिस जब हम अपना ये मेगा क्लास कराने लगेंगे ना, उसमें जरूर बताएंगे ये देखना कैसे और नंबर से सवाल को। आगे चलिए अगले प्रश्न में आइए। यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं, तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है। मतलब मैं 7 में 10 बजे पहुंचना था, मैं 7 मिनट देर से पहुंचा, 7 मिनट देर से, 10:07 में। दूसरी बार कहता है, और यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं, तो स्टेशन पर गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मतलब 10 बजे पहुंचना था मान लीजिए गाड़ी पकड़ने के लिए, मैं 9:55 में पहुंच गया हूं। इसका मतलब 5 मिनट 7 मिनट, यानी 12 मिनट का यहाँ पर दिख रहा है गैप, दोनों केस में दिख रहा है 12 मिनट का केस। इसका मतलब ये है, जो पहले जो टाइम लग रहा है, अब जो टाइम लग रहा है, दोनों के टाइम में क्या है, 12 मिनट का डिफरेंस है। अगर आपकी स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लग रहा है। तो मान लीजिए स्टेशन और घर के बीच की दूरी x है, तो पहले 5 किलोमीटर से जा रहे हैं, इतना टाइम लगेगा घंटे में। दूसरी बार क्यों, ये किलोमीटर में माना है, स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। अब दूसरी बार क्या कर रहे हैं आप, उसी दूरी को 6 किलोमीटर से चलना शुरू किए हैं, तो समय कितना लग रहा है, जो भी लग रहा है। अब इस दोनों का समय का जो डिफरेंस है क्या है, 12 मिनट। 12 में मैं 60 से डिवाइड कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया, क्लियर। 12 5 जा। बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कि नहीं एक्स का। देखिए वो मांग भी रहा है स्टेशन से घर के बीच की दूरी, ये 6x 5x, x/30 5 6 जा 36, सो x = 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर। इसको सॉल्व कीजिए, क्लियर। आगे कह रहा है कि P और Q की औसत मासिक आय, जब भी मैं बता रहा हूं, जब भी औसत दिया रहे तो पहले सम की तरफ जाइए। जैसे PQ का दिया है औसत, इसको 2 × 50 + 50 × 50, ठीक है। अगला क्या है, Q + R का दे रखा कितना, 62 50, तो 2 × 62 50 लिख दिया। और P + R का दे रखा है, P + R का कितना दे रखा है, 2 × नहीं समझ में आई, मैं बोल रहा PQ का औसत है 5050, तो PQ का औसत कैसे निकालिएगा, PQ के मासिक आय का, तो P के मासिक आय को और Q के मासिक आय को ऐड कीजिएगा और 2 से डिवाइड कीजिएगा। मैं इधर जो 2 से डिवाइड करना था, मैं इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर लिया हूँ। मतलब P और Q का कुल मासिक आय कितना है, मल्टीप्लाई कर दिया। QR का कुल मासिक आय क्या है, निकाल लिया। और PR का कुल मासिक आय क्या है, निकाल लिया। अब बताइए यहाँ से ऐड करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, P + Q + R का मासिक आय। मैं ये इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल देखे हुए इन द सेंस, मैं बहुत सारे सवाल का प्रैक्टिस किया हूँ। आपको भी प्रैक्टिस करना होगा, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल के दूसरे लाइन तक जाते जाते ये समझ जाएंगे कि इस सवाल में मांगा क्या जा सकता है। ये बिना सोचे क्या निकालना है मैं निकाल रहा हूँ। इसमें 2 ही सवाल पूछा जा सकता है, किसी एक इंडिविजुअल का या तो मासिक वेतन पूछा जा सकता था, या नहीं तो तीनों का एक साथ मासिक आय क्या है। तो P + Q + R निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे,
तो अब यहाँ से क्या आ गया, अब सबको ऐड कीजिएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, इस सबको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 + 5 11 + 5 16,000 16,000 + 250 250 16,500 आएगा कि नहीं आएगा बताइए हैं। इस सबको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 2p 2 दो बार देखिए p है p + p q + q r + r दो बार है यानी 2 × p + q + r। अब बताइए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसका p का मासिक आय नहीं पूछ के तीनों का एवरेज पूछता तो इधर 3 से एक बार में डिवाइड करके नहीं निकल जाता। क्लियर। अब पूछ रहा है कि p का मासिक आय क्या है, तो p का मासिक आय निकालने के लिए इस p का मासिक आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, q और r के मासिक आय का सब्ट्रैक्शन चाहिए, हमको घटाना पड़ेगा। तो q + r का कितना दे रखा है 6 दूना 12,500, इसमें से 12,500 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 4,000। क्लियर। अगले प्रश्न पे आइए। कह रहा है यदि p का 30% और 40 के q के 40% में जोड़ दिया जाए। ओके, p का 30% यानी 3/100 यानी 3/10 30/100 यानी 3/10 इसमें जोड़ दिया मैंने q का हाउ मच 40% यानी 4/10 तो मुझे क्या प्राप्त होता है, तो वह q का 80% हो जाता है यानी q का 8/10 हो जाता है। तो इसको पहले सॉल्व करके देख लेता हूँ। 10 सब में है तो 10 नीचे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा 3p = 4q। अब मांग क्या रहा है, कह रहा है कि q p का कितना प्रतिशत है, मांग रहा है q कितना है किसका p का, तो p में देख लेंगे 3p/4 मतलब q मांग रहा है ना, q कितना है तो p के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। 3/4 है p का, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, आंसर परसेंटेज में आता है 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर। तो 25 3 × 75। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है ABCD का रेशियो दे रखा है, अनुपात में धन वितरण किया जाना है इस सब के बीच में, ABCD के बीच में। यदि C को D से 1,000 रुपया ज्यादा मिला है, अधिक मिला है, यानी C और D, C को मिला है ज्यादा, C का 4 है और D का 3 है, यानी 1 कितना है 1 करस्पॉन्डिंग टू 1000 बिल्कुल। तो B का हिस्सा क्या है, B के करस्पॉन्डिंग क्या है नंबर, B के करस्पॉन्डिंग 2 है, तो 1 × 2 यानी 2000 तो उसको मिला होगा, सी ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर जाने से पहले, हाँ अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, क्लियर। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय विक्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। अच्छा, विक्रय मूल्य पर, मान लिया विक्रय मूल्य को ही SP = 100 मान लिया, 5% की छूट दिया, कितना बेच रहा 95 में। करा यदि वह 6% की छूट देता यानी 94 में बेचता बिल्कुल, तो पहले से 15 रुपये कम मिलते, पहले से 1 रुपया कम मिला है यानी 1 रुपया 15 के इक्विवेलेंट है। क्लियर। एक्स मान के भी बनाइएगा, बनेगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये थोड़ा इजी होता है ना, एक बार में आपको आंसर आएगा। 1 = 15 15। अब मांग क्या रहा मुझे, इस घड़ी का अंकित विक्रय मूल्य कितना लेट किया था आपने 100 है ना, 100 मैंने विक्रय मूल्य को लेट कर लिया। पहली बार 5% कम में बेचा तो 95 में बेच रहा है, दूसरी बार 6% छूट दे रहा है 94 में बेच रहा है। अगर विक्रय मूल्य 100 हुआ होता तो, यानी कि अभी उसको 1 रुपया कम मिल रहा है जब 6% में बेचता, 6% की छूट देता है तो। लेकिन वो कह रहा है क्या, नहीं उसे 1 रुपया कम नहीं, उसे 15 रुपया कम मिल रहा है। इसका मतलब ये 1500 रुपया रहा होगा, 15 गुना पे बात हो रही है, क्योंकि अभी 1 रुपया का ना रहा है, ये 15 गुना कर दे तो ये भी 15 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी 15 गुना, ये भी 15 गुना, तो ये भी 15 गुना, तो 1500 रुपया होगा विक्रय मूल्य। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चले। कह रहा है 3 संख्याएं 3, 4 और 5 के अनुपात में है, इनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तदनुसार सबसे छोटी संख्या क्या है। कह कि इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी 3x + 5x लेट कर लिया, बस योग दूसरी संख्या 4x + 52 के बराबर है। क्लियर है, यहाँ पे कर लिया। 5 3 8 में से 4 गया 4x = 52, x = 13, x का वैल्यू निकल के आ गया। आप जो भी मांगेगा निकल करना। सबसे छोटी कौन है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग सबसे छोटी, तो 3 13 × 39। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करें हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है इसका मान निकालिए। ये तो हर एक सेक्शन में पूछा, हर टीआरई में, मतलब घातांक करने से एक सवाल पूछा और काफी इजी।
उसमें भी दोनों तरफ बेस सेम करिए और वैल्यू निकालिए। क्लियर? ये क्या है, 2 की पावर 2n-1 इज इक्वल टू 8 की पावर n-3 है। बताइए इसी को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो मैंने बताया था जब कोई किसी भी पावर वाली क्वांटिटी को ऊपर ले जाता हूं या नीचे करता हूं 1 बाय, जैसे a की पावर n है तो इसको क्या लिखेंगे 1 बाय a की पावर -n। क्लियर? नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं -n और माइनस मतलब माइनस ब्रैकेट में n-3, तो इसको इसे लिख देते हैं 3 और -n। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको बताइए 8 है, ये 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 3 जा 9 -3n होगा कि नहीं होगा? अब बताइए दोनों का बेस क्या हो गया, दोनों तरफ सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पावर इक्वल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2n-1 इज इक्वल टू 3n माइनस में आप +9, 3n को इधर लाइएगा तो 5n हो जाएगा, 5n उधर 1 को ले जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो n का वैल्यू अगर निकालिएगा यहाँ से मेरे भाई तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। क्लियर है? तो सही ऑप्शन बी है। आगे बढ़े। यस, अगला प्रश्न है, एक आयताकार हॉल के फर्श के परिधि, आयताकार हॉल है, ये दिया हुआ परिधि दिया हुआ है कितना 250, परिधि दिया हुआ है 250। क्लियर? यदि 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने का लागत 15,000 रुपया है तो हॉल की ऊंचाई क्या है? ये हॉल बना हुआ है, ये पेरीमीटर हमको दिया हुआ है। पेरीमीटर मतलब क्या, ये L है, ये L है, ये B है, ये B है, तो इसका पेरीमीटर दे रखा मतलब इस दोनों का सम। अब बताइए कह रहा कि चारों दीवारों को पेंट करने की खर्च दे रखा है उसने, तो चारों दीवारों पर मतलब इस पे भी एक दीवार बना होगा ऐसे करके, इस पे भी एक दीवार बना होगा ऐसे करके, नहीं इस पे तो ये दीवार इस पे भी मतलब सब लेंथ के अलोंग दीवार बना होगा। समझ रहे हैं? ये हाइट है, ये हाइट है, सब हाइट है। अब बताइए इस लंबाई को इस हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ के एरिया इस दीवार का एरिया नहीं निकल जाएगा। इस लंबाई को अगर हाइट से करेंगे तो इस दीवार का एरिया नहीं निकल जाएगा। मतलब लंबाई को मल्टीप्लाई करके 2 बार लंबाई को मल्टीप्लाई को और h को मल्टीप्लाई करें और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दोनों दीवार का इधर वाले और इधर वाले का निकल जाएगा। इसी तरह ब्रेथ को 2 से ब्रेथ को h से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो निकल जाएगा क्या, इधर वाली दीवार का। तो चारों दीवार का हो गया, यही होगा मेरा क्षेत्रफल टोटल, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल अगर चारों दीवारों का निकालिएगा तब तो उसमें कितना खर्च आ रहा निकाल पाइएगा। क्लियर है? यानी 2 अगर कॉमन ले लूँ तो LHBH, दोनों में h है कॉमन, यानी 2h अगर कॉमन ले लूँ तो L + B बचेगा। समझ में आ रही मेरे भाई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ h × 2 × L + B। नहीं, अब बताइए ये बेस पेरीमीटर ऑफ द बेस है कि नहीं है? जो लास्ट में मैं क्वांटिटी लिख रखा हूँ 2 × L + B, ये बताइए ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ द हॉल है ना, ग्राउंड का जो आयताकार ग्राउंड है। तो किसी भी चीज का अगर रेगुलर फिगर हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो या किसी ढंग का हो और उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल मांगा जाता है तो मेरे भाई एक बात को ध्यान में रखना है, जो पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है। बेस का पेरीमीटर में हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकलेगा, या कर्व सरफेस एरिया उसी को बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा तो एरिया ऑफ द बेस निकालेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रेगुलर फिगर है वो बताऊंगा मैं जब मेंसुरेशन में आऊंगा तो। क्लियर है यहाँ तक? अब बताइए ये कितना दे रखा है हमारा पेरीमीटर, बनाना नहीं है, ये दे रखा है क्या 250, इसका मतलब 250 × h कर लूँ, है कि नहीं? अगले पेज पे जाते हैं हम लोग, यानी 250 × h इज इक्वल टू प्रति, ये तो एरिया निकल गया, प्रति स्क्वायर मीटर 10 रुपीज़ का खर्च आता है। टोटल उसका खर्च कितना आया है 15,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, अगले से अगला कर गया 25 6 जा, यानी कि 6 मीटर उसका हाइट है। समझ में आई मेरी बात? आई तो 6 मीटर है सी ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। अगला प्रश्न कराने कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं है, ऐसा नहीं जो सत्य को पढ़ के मार के निकल जाइएगा। थोड़ा सा हिसाब को जो सवाल को जो पढ़ते रहे तो थोड़ा सा उसमें क्या मांगा जा रहा है इसको ध्यान में रखना जरूरी है। कह रहा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर n कहाँ से शुरू होता है 1 2 3 से, और पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर कहाँ से शुरू होता है 0 1 2 3 सोन।
मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। कहता कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, पहला सही है। अगला कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या होता है, पहले पूर्णांक समझ लीजिए। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक यानी आई। पूर्णांक संख्या होता है इंटीजर्स। इंटीजर मतलब -2, -3, 0, सोन 1, 2, 3, मतलब पूर्णांक संख्या होता है नेचुरल नंबर का नेगेटिव एंड 0। समझ में आई बात। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक मतलब एवरी पूर्णांक इज पूर्ण, नो। -2 पूर्ण संख्या में थोड़े आता है, नहीं आता है, तो ये मेरा गलत हो गया, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है। प्राकृतिक नेचुरल संख्या एक पूर्णांक संख्या है। प्रत्येक, नो, नॉट एट ऑल, ओ यस। प्रत्येक 1 2 3, 1 2 3 इसमें आ रहा है, यस। ईच नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर्स बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। क्लियर, ये भी सही है। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि मुझे पूछा जा रहा है कौन सा गलत मतलब सही नहीं है। समझ में आई मेरी बात। अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए क्रमागत संख्या का औसत के बारे में समझिए। जैसे हमको निकालना है 5 और 6 का औसत, क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों को जो ऐड करेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 ना। समझ रहे मेरी बात। 1 जो आपने है, 1 दोनों के डिफरेंस में है, तो ये जो ऐड करेंगे, ये दोनों को जो हम लोग ऐड करके डिवाइड करेंगे, अगर 5 5 रहता तो सीधा 5 आता। मान लीजिए 5 5 सबका 5 5 5 5 वैल्यू है, तो कितना भी बार जोड़िए उतना संख्या से डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू तो 5 ही आएगा ना। अब एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना, तो उसी एक एक्स्ट्रा में 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही ना एवरेज में बढ़ेगा या बड़े वाले से छोटा होगा। तो 11/2 मतलब 5.5, यही 1 का आधा बढ़ गया है, छोटे वाले से बड़े वाले से घट गया है। समझ में आ रही बात। अगर 3 नंबर लिखते 5 6 और 7 लिखा, तो इसके मिड में अगर क्रमागत संख्या है, इवेन लो या वो, ऐसे अगर आप 2 4 और 6 भी ले रखा है, तो इसका जो एवरेज निकालिएगा बीच वाला नंबर आएगा। एवरेज मतलब बीच वाला, अगर इक्वली स्पेस्ड है दोनों तरफ, इक्वली दूरी पर दोनों तरफ बराबर दूरी पर नंबर है, तो समझ में आ रही मेरी बात यहाँ तक। तो इसका मतलब 7 क्रमागत संख्या का 20 है। इसका मतलब क्या, 1 2 3, 3 इधर छोड़ दे, 3 इधर छोड़ दे, 6 हो गया। बीच में जो 1 होगा यही होगा औसत, तो बीच वाले के दे रखा है 20। इसका मतलब 21 22 और 23, सबसे बड़ी संख्या 23 होगी। अब कहिएगा सर ऐसे निकालिएगा, अगर वहाँ पर 25 पूछ देगा तो आप ऐसे कीजिएगा, नहीं ना करेंगे हम। 25 पूछ देगा तो आप सोचिए, 25 पूछेगा तो आप ये करने जाइएगा, जो सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या क्या होगा। सोचिए 20 था ना, तो 3 ऐड कर दिए, निकाल दिए ना, और 25 रहेगा। समझिए 7 क्रमागत का है ना, तो 25 अगर संख्या दिया, मान लीजिए 25 क्रमागत संख्याओं का औसत दे दिया 45, तो पूछेगा जो सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर हम छोटी निकाल रहे हैं, तो 45 दिया है। इसका मतलब क्या, इधर रहा होगा 25 दिया है मैंने, इधर 12 रहा होगा और इधर 12 रहा होगा, है कि नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हैं। तो इसका मतलब 45 से 12 नीचे आ जाएंगे, क्लियर, यानी 33। इधर आगे चल जाएंगे तो 12 ऐड कीजिएगा तो 57, और दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो रहा है, 33 और 57 को 100 नहीं हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ रही है। इसको 37 और 53 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90, 90 का हाफ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45 आ रहा है। वैसे ही ये करेंगे हम लोग, 100 दिया रहेगा, 99 दिया रहेगा ये। अब कहिएगा जो नहीं सर 7 तो इवेन ऑड था तो आप कर लिए, जब और इवेन दे देता 8 दे देता तो 8 देता ना क्रमागत संख्या, तो बीच में मेरे भाई अगर नेचुरल नंबर रहता तो बीच में क्या आ जाता, पॉइंट में आ जाता। पॉइंट में आएगा फिर भी हम निकाल सकते हैं, जोड़ना तो उतना ही है ना, ये बीच में आ गया, उसके बाद ऐड कर दीजिए। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलिए। करा समीकरण इतना के 2 भिन्न वास्तविक मूल है, 2 भिन्न वास्तविक मूल है। यदि वास्तविक मूल होने के लिए क्या चाहिए, जब कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² - bx + c = 0 दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक डिस्क्रिमिनेंट आपने लोगों ने निकाला होगा, क्या होता है b² - 4ac, 4a और c,
ये अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो मूल क्या होता है, बराबर होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट्स आर क्या हो जाता है, 2 डिस्टिंक्ट रूट आपको मिलेगा। हाँ, और जब ये लेस देन 0 हो जाए, 3 केस हो सकता है ना 4ac, तो इस केस में क्या होगा, इमेजिनरी रूट आएगा, मतलब रूट्स नहीं निकल पाएगा, रियल रूट्स नहीं होगा। तो ये रियल रूट्स का आपका रखिए वास्तविक, मतलब रियल रूट चाहिए, रियल रूट, क्लियर। और दो भिन्न वास्तविक अलग अलग होना चाहिए। अगर ऐसा केस आ गया तो दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए ऐसा केस हमको चाहिए। कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है, 25 दिन में करता है, यानी एक दिन में 25 चौका 100 यानी 4% ये करता है। और कह रहा है कि 20 दिनों में कर लेता है सोहन, यानी कि 20 पंचे 100 ये 5% काम करता है। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बताइए। अब ये कहिएगा जो आप तो ऐसा कर देते हैं सर, जो समझ में नहीं आती मुझे। हाँ, 1/25 लिखिएगा, ये 1/20 लिखिएगा। एक एक दिन का काम मैंने जब भी होता है और टाइम और वर्क में वो एक दिन का काम निकालना है, निकाल दिया दोनों का एक एक दिन का। अब देखिए, मुझे जैसे मैं सवाल को देखा ना तो मुझे सारे नंबर दिख गए, 25, 25, सारा नंबर्स दिखा है। नंबर्स दिखने का क्या मतलब हो गया, ये सब देखिए 100 को इजीली काट रहा है। इसलिए मैं क्या किया, इस सवाल को परसेंटेज से बना रहा हूं। आप सीखिए तो परसेंटेज से टाइम और वर्क का सवाल कैसे बन सकता है। तो 25 में यानी 4% कर रहा है। अगर टोटल काम मैंने 100% मान लिया है तो 25 दिन में कोई काम पूरा कर सकता है, यानी एक दिन में 4% करता है, कोई 20 दिन में कर सकता है, मतलब एक दिन में 5% करता है। देखिए कितना आसान हो जाता है। दोनों साथ मिलकर 5 दिन काम किया तो 5 और 5 + 4 9% दोनों मिलकर एक दिन में काम कर रहा है। और वो 5 दिन दोनों एक साथ किया है, यानी कि 45% काम तो कंप्लीट हो गया जब तक साथ में काम किया है। बच गया कितना, 55% काम। 55% काम को कौन कर रहा है, शेष कार्य को पूरा करने के लिए सोहन को कितना समय लगा। सोहन 5% एक दिन में करता है, 55% करने के लिए कितना दिन चाहिए, 11 दिन। देखिए मेरे भाई कितना आसानी से बन गया 11 दिन। अगले प्रश्न पे आइए। कह रहा है कि x बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, y = 30 है और a + b = 15 है। तो इसमें ये देखिए यूपीएससी में ऐसा जो है सो किसमें, सीसेट में ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो वहीं से उठाया होगा सकता है, अरेंज किया है। अपना देख लीजिए इसमें क्या है, मैं समझा दे रहा हूँ। x = क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब भी दिखे ना, नहीं कहता हम जाते रहते दुकान पर, जब भी हमको मिठाई दिखता है तो जाकर तुरंत खा लेते हैं। तो ये इसको जैसे ही दिखे तो इसको तुरंत ये लिखिए, तब दिखेगा आपको a + b × a - b, अलजेब्रा का फॉर्मूला जैसे। अब सवाल आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब a + b का वैल्यू दे रखा है तो अब हम x बराबर क्या लिखेंगे, 15 × a + b का वैल्यू 15 लिख दिया, a - b। दूसरा क्या दे रखा है, y = 30, y को तो फिक्स कर रखा है 30 है, जो भी होगा खेल x पे होगा। कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर a = b हो जाए, a = b हो जाए तो x 0 हो जाएगा, y 30 है, तो x छोटा हो जाएगा y से। यदि a = b तो x 0 हो गया, ये 30 ही रहेगा, है कि नहीं। तो एक ऑप्शन 1 तो सही हो गया। कह रहा है कि x बड़ा हो जाएगा y से, यदि a अगर बड़ा हो जाए, ये बड़ा हो जाएगा, एक तो 2 मान लिए, इसको 1 लिए, तो ये हो जाएगा 15, बड़ा लिए ना एक, तो माइनस करिएगा तो 1 आएगा ना, 1 में 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 होगा ना। इधर y = 30 है, ये 15 हो गया, ये 30। अगर ये 2 हो जाए, ये मान लीजिए 10 हो जाए, ये 2 रहे, तब तो बहुत बड़ा संख्या है, 30 से बड़ा आ सकता है, मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कहना मुश्किल है कि नहीं। तो कह रहा है कि x बड़ा हो जाएगा y से, ये तो भाई साहब गलत बोल दिया आप, ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं। एक कंडीशन है जो हो सकता है, ऑलवेज नहीं। अगला है y बड़ा हो जाएगा x से यदि a = b। इस केस में देखिए इस दोनों ऑप्शन को पढ़िए, a और इसको। कह रहा है x छोटा, यहाँ पर y बड़ा, अरे दो ही में कंपेयर करना है हमें। बोले x छोटा है, y बड़ा है, और दूसरे एक ही बात में बोलेंगे। कोई बोल रहा है x छोटा है, दूसरा बोल रहा है y बड़ा है, क्या मतलब इसमें, दोनों एक ही बात तो बोल रहा है, तो दोनों लाइन तो एक ही है, एक सही है तो दूसरा सही होगा, एक से अधिक डी ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन बनाता है। अगले प्रश्न पे आइए। यादृच्छिक रूप से चुने गए गैर लीप ईयर, इस बात को जानना है कि एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर, लीप ईयर क्या आता है, एवरी 4 इयर्स, है ना,
4th ईयर जो होगा लीप ईयर होगा। लीप ईयर में टोटल कितने 366 डेज का ईयर होता है। ये बात जानते हैं आप लोग। लीप ईयर को कैसे समझना है वो जानते हैं कि नहीं। 4 से डिवाइड होना चाहिए और अगर सेंचुरी ईयर हो तो 400 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर। अब अगला नॉन लीप ईयर है, ये है गैर लीप ईयर, मतलब 365 डेज है हमारे पास। करा कि 53 रविवार हो, इसमें हर एक साल में 52 वीक्स तो होते ही हैं, वीक्स होते हैं, सप्ताह होता है, इतना सप्ताह तो होता ही है। और हर सप्ताह में क्या होता है, एक रविवार होता है। तो 52 रविवार तो यहाँ से आ गया है 52 रविवार। अब एक दिन बच गया। अगर 52 सप्ताह लीप ईयर में क्या होता है, 52 से अगर डिवाइड कीजिएगा 365 में तो एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। अब ये एक दिन एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, सप्ताह के 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को। तो अगर सप्ताह के 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है और दिन है एक ही, तो उसको रविवार होने का प्रोबेबिलिटी 1/7 नहीं होगा। बिल्कुल होगा। सही आंसर है ये। समझे मेरी बात। मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉन लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज होता है 365। क्लियर है यहाँ तक। और 52 वीक्स यानी 52 सप्ताह तो होते ही होते हैं। प्रत्येक सप्ताह में एक रविवार होता है, तो 52 रविवार तो हर साल होगा, 52 शनिवार हर साल होगा, 52 सोमवार मंगलवार सब होगा। अब एक दिन जो एक्स्ट्रा है नॉन लीप ईयर में, वो या तो रविवार हो सकता है या सोमवार मंगलवार बुधवार शनिवार तक में कुछ भी हो सकता है। तो एक दिन में 7 को बांटना है तो 1/7 प्रोबेबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक। अगले प्रश्न पे चले। बिल्कुल। अगला प्रश्न है कह रहा है इसको ये तो देख रहे हैं फिर से एक प्रश्न घातांक और करने का। ये 7 की पावर क्या है, 12x + 6 इज इक्वल टू 7 की पावर, इसको भी 49 है तो 7 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6x + 24। अब क्या है, इसमें दोनों तरफ सॉल्व कर लीजिए क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। 6x 24 है तो ये क्या हो जाएगा, 12 में से 6x गया तो 6x बचेगा इधर कर लेते हैं। 24 में से 6 गया तो 18 होगा, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 6 3 जा 18, x का वैल्यू 3 मान क्या रहा x का वैल्यू। आगे चले अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कह रहा है एक खिड़की हम लोग चलाए हैं अभी, लास्ट के प्रश्न पे है, ये है TRE 3 का। क्लियर है। चलिए, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ पे पूरे 7 चक्कर, एक वृत्ताकार पथ पे 7 चक्कर लगाता हुआ 7 चक्कर लगा रहा है तो डिस्टेंस क्या चलेगा, अगर उसका रेडियस r हो तो 2πr यानी पेरीमीटर इंटू 7 और 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता। ओहो, दे रखा है 2200 मीटर। क्लियर। अब कीजिए इसको, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है, r, यही r निकालना है, बहुत आसान है ना। ये लिखेंगे 7 × 2 × 20 2/7 × r इक्वल टू 2200। 7 कैंसिल हो गया, 20 100 हो गया, 2 से 50 हो गया, 50 मीटर। क्लियर। आगे अगला प्रश्न कहता है यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता मतलब होता है वॉल्यूम दे रखा है बेलनाकार टैंक कैसा होता है, ऐसा बेलनाकार मतलब सिलिंड्रिकल। ये टैंक, इस टैंक का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अगर रेडियस आपको पता है तो मैंने अभी बताया था, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट या लेंथ। तो एरिया अगर सर्कुलर है तो क्या होगा πr² इंटू लेंथ इसकी मान लीजिए l है तो बराबर कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम दे रखा है कितना 1848। क्लियर है यहाँ तक। अब आपके पास रेडियस, ये क्या दे रखा है व्यास, कभी लोग व्यास पढ़ता है और लिख देता है रेडियस की जगह 14, उसको उससे बचिए। ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू r², 7 × 7 इंटू h इक्वल टू क्या 1848। क्लियर है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 से कट रहा क्या 11 7 11 6 जा 66 8, हाँ तो कट तो रहा है 11 से। ये 7 से पहले काट लो, आसान दिखेगा। 7 2 जा 44, 7 6 जा 42 2 7 4 जा 28। ठीक है। 22 से अब काट दो, इसको कटेगा 22 1 जा 4 22 जा 12 मीटर। आया आंसर। अगले प्रश्न पे चलिए।
एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, नए वेतन को कितना प्रतिशत घटाया जाए, 25% बढ़ा दिया, 100 था पहले मान लीजिए तो 125 हो गया। अब 125 को 100 लाने के लिए आपको कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा, ये निकालना है तो 20% घटाना पड़ेगा। सही है, वैसे 125 में से 100 लाने के लिए 25 करेंगे, कितना सा अब घटा रहे हैं, बेस क्या हो गया 125 इंटू 100, 25 25 सवा सब 20 25। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न कर रहा है यदि किसी संख्या का 8वां भाग, वेरी गुड, 8वां भाग 30 है ओ, तो संख्या ही तुरंत निकाल लेंगे, 240 हो जाएगा, 8 × 24 240, तो उस संख्या का 62% बाहर है। हमने सवाल पूछा है, काटिए इसको, है कि नहीं। 2 12 जा, 2 5 जा, तो पॉइंट में आंसर आ रहा है ना। 12 इंटू 62, 12 इंटू 62 अब बाय 5 से काटेंगे तो 5 2.4 इंटू इसको कीजिएगा तो 4 में 8, लास्ट में 8 आना चाहिए। 62 या 124 लगभग 148 के आसपास, आई थिंक सो। 4 2 जा 8, लास्ट में 8, यही आएगा सी ऑप्शन। आगे चलिए। करा कि संख्या को विभाजित किया जाए कि भागफल इतना हो जाए, वेरी गुड। कितनी बार ये सब प्रश्न पूछेगा, इतना प्रश्न ही नहीं है बीपीएससी के पास। इसको डिवाइड किया किसी संख्या x से, तो हमको कहा कि 4/9 की पावर कितना मिलना चाहिए, -2। बताइए, डिवाइड किया है तो मतलब इसको बाय x है, x को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, मतलब इसी से डिवाइड कर देते हैं। -2/3 की पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं -2/3 की पावर -3 डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं 2/3, 4/9 को 2/3 की पावर -4। अब डिवाइड में क्या होता है पावर, जब बेस अब दोनों का बेस सेम हुआ, नहीं इसमें माइनस है, क्या है इसमें माइनस है ना, एक में माइनस है दूसरे में माइनस नहीं है, तो सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा -8 बाय, आइए हो जाएगा इतना सॉल्व करेंगे। अगला पेज लेते हैं, स्पेस जगह बच जाएगा। आपको क्या था क्वेश्चन, हाँ ये था -2/3 की पावर -3, और मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको तो 3/2 की पावर हो जाएगा, कितना था पीछे देखें एक बार, 3/2 ऊपर जाएगा, ये मान लीजिए ऊपर जाएगा तो 3 इसी को ऊपर कीजिएगा तो 3/2 की पावर -4 हो जाएगा, यानी 2/3 की पावर 4 कर दो। ये चीज अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो 2/3 की पावर 4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, ये आगे तो इसको लिखिए 2/3 की पावर +4। क्लियर है यहाँ तक। इसी को अगर आप ध्यान दीजिए, ये माइनस है ना, -3 पावर में है, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 माइनस बाहर कर सकते हैं, पावर 3 है तो, क्योंकि 3 बार माइनस अगर पावर में ऑड है तो -1 बाहर आ जाएगा। ये क्या था हमको पुनः ऊपर ले गया था, एक बार देखिए क्लियर नहीं लिखा हुआ है, ये 2/3 था और इसको ऊपर ले जाके आपने प्लस में कर दिया है, तो 2/3 ही लिखना होगा, है ना। ऊपर लेके प्लस कर दिया तो 2/3 ही लिखना होगा, 2/3 ये है 2/3, ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम लोग 2/3 की पावर 4। कोई दिक्कत है तो बताइए, 3 की पावर 4 है तो नीचे में 1 बच जाएगा, 3 कैंसिल, 1 3 बचेगा, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है तो 1 2 बचेगा ऊपर में, -2/3 सॉल्व कीजिएगा तो -2/3 आएगा, तो सही आंसर इज -2/3 सी। क्लियर है। अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, ये काफी आसान है। एसएससी का मतलब जो एसएससी सीजीएल में, सीजीएल में कम से कम हर साल पूछा है, हर एग्जाम में पूछा है, पीटी और मेंस दोनों में पूछा है। तो x + 1/x को कन्वर्ट करना है, तो इतना बराबर 5 है, एक और दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x² + 1/x² कर दिया, a² + b² + 2ab कीजिएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2 बचेगा। इस 2 को उधर 25 में से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 23 होगा। क्लियर है। पुनः एक बार स्क्वायर कीजिएगा, यही केस आएगा, x की पावर 4 बचेगा, 1/x की पावर 4 बचेगा, फिर से 2 बचेगा, 3 3 जा 9, यानी 23 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होता है 529, इधर एक 2 जाएगा माइनस जाके उधर ले जाकर माइनस कीजिएगा तो 527 आएगा। आगे चलिए सॉरी
कह रहा है एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं इस अनुपात में 2, 3, तो 5 रुपये के 2x, दिस, तो मल्टीप्लाई कीजिए 5 2 जा 10x, क्लियर, 2 3 जा 6x और आगे 4 1 जा 4x, इतना टोटल रुपया बन जाएगा। उसके पास रुपया कितना हो जा रहा है 2000, नहीं x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, तो 10 10 20, x का वैल्यू कितना आएगा 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 100 आएगा। तो 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 के करस्पॉन्डिंग 3 है, तो 2 3 600, इसमें से कोई 600 नहीं है तो मारिए नॉन ऑफ दीजिए। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, लास्ट सवाल है, ध्यान दीजिए। कह रहा है एक, अरे बाबा रे, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज कितनी बार क्वेश्चन पूछा, ये समबाहुभुज है। चलिए समबाहुभुज है मतलब ऐसा कुछ बहुभुज है, बहुभुज पढ़ाई, बहुभुज बढ़िया है। अब कह रहा है कि एक समबाहुभुज का अंतःकोण बहिष्कोण से, ये अंतःकोण होता है, ये बहिष्कोण होता है किसी एक साइड को एक्सटेंड किए तो। समबाहुभुज का मतलब सारे आंतरिक और बाह्य कोण बराबर होंगे। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये कह रहा है ये अगर x है, ये x प्लस 108 है। समझ में आ रही बात, 108 है। इस दोनों का सम कितना दिख रहा है 180 डिग्री दिख रहा है। तो x प्लस 108 बराबर कितना हो जाएगा 180, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 36। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य। अगर समबाहुभुज, कोई समबाहुभुज में n अगर उसमें वर्टेक्स हो या n भुजा हो तो उसका बाह्य कोण भी उतना ही बनेगा, यानी जितना भुजा उतना बाह्य कोण। समझ में आ रही मेरी बात, जितना भुजा उतना ही बाह्य कोण बनेगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब कह रहा है, अब बताइए जो बाह्य कोण में है ये लाइन क्या हो गया, इतना मुड़ रहा है यहाँ आ गया, ये लाइन इतना मुड़ रहा है यहाँ आ गया, ये इतना मुड़ रहा है यहाँ आ रहा, फिर इतना मुड़ के यहाँ से इसी लाइन पे आ जाएगा इतना मुड़ने के बाद। मतलब इस सब कोण को अगर जोड़े तो ये लाइन क्या है, घूम के एक चक्कर लगा रहा है, यानी 360 डिग्री नहीं बन रहा है, यानी कि 360 डिग्री में किसी भी बाह्य कोण से अगर डिवाइड कीजिएगा तो नंबर ऑफ साइड्स निकल के आएगा, कि कितना समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो ये 10 है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोगों ने अभी तक TRE 1 का कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है। TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 1 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का 1 to 5, 6 to 8 और 9 10th का आज जो है सो कंप्लीट एनालिसिस हो गया। अब रहा है सिर्फ 11 12 का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद एप्टीट्यूड का एक पैरेलल क्लास चलाएंगे। अभी तक हमने ये जो करवाया है इससे ये बात पता चला है जो किस किस सेक्शन से एप्टीट्यूड सेक्शन में 8 सवाल पूछे जाते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क फिक्स है, एक घातांक एवं कर्निंग से हर एक जगह पूछा जा रहा है, पावर सर्च एंड ये पावर वाला क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, ठीक है। उसके बाद जो है सो सवाल जो हमने देखा है उसमें जो भी सवाल है उसका एक एनालिसिस करके रखा हुआ है, उससे सबसे रिलेटेड जितना भी चैप्टर है 8-10 चैप्टर से रेगुलर जो है सारे ये TRE में सवाल पूछे गए हैं, तो उस पहले 8-10 चैप्टर को मैं करवा दूंगा। और मोस्ट जितना ये सवाल पूछे गए ना मोस्टली सब है अरिथमेटिक के। ये 9th-10th वाले में एक आध प्रश्न जो है सो आपको इधर से डाला गया है मेंसुरेशन या फिर ज्योमेट्री से, तो इस सबको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। और 6 to 8, 9th 10th और 11 12th के लिए भी मैथ्स की एक स्पेशल क्लास चलेगी, जो 6 to 8 के बच्चे भी मैथ्स बना सके। 9th 10th का जिसका मैथ्स है, जो एक ऑप्शनल पेपर होता है ना अपना TRE में, मतलब जिस पेपर से वो एलिजिबल होता है मैथ्स के टीचर के लिए है, तो मैथ्स तो उसका रहेगा 80 मार्क्स का, 9th 10th वाले का या 6 to 8 वाले का या फिर 11 12th वाले का। बाद बाकी 40 मार्क्स में ना ये GS पेपर रहता है, तो उस 80 मार्क का कंप्लीट तैयारी करवाएंगे 6 to 8 के लिए, 9th 10th के लिए और 11 12th के लिए पूरा। तो मैथ्स का जो सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए, देखिए। अभी ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चलिए, धन्यवाद।